नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो जो है वो हमारा फ्रांसीसी क्रांति पे अंतिम वीडियो है। आपको पता है हमारा वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, उसके बहुत से कारण होते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहिएगा। तो बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए आज हम जो है फ्रांसीसी क्रांति के अंतिम वीडियो पे बात करेंगे और आज हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उसके पश्चात आम लोगों का जीवन कैसा हो गया था, इन सभी बातों पे बात करेंगे। हालांकि हमने कुछ बेसिक बातें जो है वो हम पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे आगे फ्रांसीसी क्रांति में और क्या 9th में आपको बताया गया है। इससे ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको 10th में पढ़ने के लिए मिलती है जब आप यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर पढ़ते हैं, जो कि इतिहास का आपका पहला चैप्टर है। तो ज़्यादा इधर डिटेल नहीं दी गई है, 9 में बेसिक डिटेल है, वही उसी पे बात की गई है। 10 में थोड़ा इसका इलेबरेट फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिलता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी कंटेंट मैं देता हूँ आपको, या जो भी कंटेंट आपका 9th में दिया गया, तो एक बात आपको याद रखनी है, 9, 10th और 11, 12th में जो भी आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलता है वो आपके आगे जो है वो बहुत काम आता है, क्योंकि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन सभी में जो है इन्हीं टॉपिक्स पे बात की गई है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो फ्रांसीसी क्रांति है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये शायद 9th लेक्चर होगा जिसमें हमने पूरे फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर को बिल्कुल एकदम बारीकी से समझा है। एक बार इन सभी वीडियो का मैं प्लेलिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार इन सारे वीडियोस को आप एक साथ जरूर देखिएगा। लगभग 2 घंटे के वीडियो होंगे ये, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो फ्रांसीसी क्रांति है वो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा होता क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो है आम लोगों के जीवन में बदलाव आता है। जीवन में बदलाव कैसे आता है उन पे बात करेंगे। देखिए, आम लोगों के जीवन में बदलाव आता है। आम लोग कौन थे? कि जो पुरुष थी, महिलाएं थी और बच्चे थे, यही आम लोग थे वहाँ पे फ्रांस में। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रांस का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो किस टाइप से डिवाइड था। तो इन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया इस क्रांति से, और इस क्रांति से पहले क्या दिक्कत चल रही थी। हमने महिलाओं के बारे में भी देखा कि साहब ये क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा सुधार आया था। सुधार क्या आया था साहब? अब वो तलाक के लिए अकेले पुरुष ही नहीं अर्जी डाल सकता था, महिलाएं भी डाल सकती थी। हमने महिलाओं के क्लबों की बात की, टोटल वहाँ पे 60 क्लब बनाए गए थे, जिनमें सबसे फेमस क्लब था, हमने उसके बारे में बताया। अब देखिएगा होता क्या है, ये क्रांति जब समाप्त हो जाती है 1789 की क्रांति के बाद, जब नेशनल असेंबली संविधान बनाती है, तो संविधान में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है। इनको नए अधिकार दिए जाते हैं। नए अधिकार जब दिए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं था। क्यों नहीं आसान था? उसका कारण था भाई, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब पॉपुलेशन जो वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या जब शिक्षित नहीं थी, तो लोगों को उनको समझाने में भी दिक्कत आती थी सर। तो होता क्या है कि राजा के टाइम पीरियड पे क्या चल रहा था, राजा के टाइम पीरियड पे सबको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, सबको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जब 1791 में जब हमारा फ्रांस का संविधान बनाया जाता, तो वहाँ पे कुछ राइट्स जो है वो लोगों को दिए गए, और उन्हीं में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकार था, वो अधिकार क्या था? प्रेस की आज़ादी, वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी का मतलब किताबों पे, अखबारों पे या नाटकों पे प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? सरकार क्या करती है, नए अधिकार बनाती है, और नए अधिकार किनको मिलते हैं? पुरुषों को मिलते हैं, महिलाओं को मिलते हैं और बच्चों को मिलते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछे कि 1789 की क्रांति के बाद किनके जीवन में सुधार हुआ था, तो पुरुषों के, महिलाओं के और बच्चों के जीवन में सुधार आया। कैसे सुधार आया? 1791 में जो नेशनल असेंबली थी उसने नए कानून बनाए, और कानूनों के माध्यम से जो है वो आम लोगों के जीवन में क्या लाना चाहती थी? सामाजिक समानता लाना चाहती थी और स्वतंत्रता लाना चाहती थी, ताकि लोगों को ये फील हो सके कि अब वो स्वतंत्र है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, और लोगों को ये लगे कि देखिए अब जो टॉप क्लास था, मतलब जो पादरी वर्ग था या जो कुलीन वर्ग था, उसकी तरह ये तृतीय स्टेटस के लोग भी अब समानता रखते हैं, उनको भी बराबर के अधिकार मिलेंगे। कानून की नज़र में सब अब समान हो गए। तो इसके लिए क्या करने लगा कि जो आपका नेशनल असेंबली था वो नए नए कानून लाने लगा। 1789 की गर्मियों में क्या होता है, 1789 की गर्मियों में क्या होता है साहब? एक नया कानून लाया जाता है। ये नया कानून कौन लेके आता है? इस बात का आपको याद रखना है कि एक नया कानून लाया जाता है, और ये नया कानून लेके आती है नेशनल असेंबली। इस बात को याद रखना है कि नया कानून कौन लेके आई? नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया? जो कानून लेके आई वो क्या कानून था? सेंसरशिप की समाप्ति। एक बात आप ध्यान से देखिए, क्या आपके यहाँ पे सेंसरशिप है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है?
आप देखते होंगे, आप कोई भी मूवी देखने बैठते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपकी मूवी की स्क्रीन पे, आपकी टीवी की स्क्रीन पे जब कोई मूवी स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट छप के आता है जिसपे लिखा होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। कई बार आपने देखा होगा, कई बार हीरो बात करते हैं कि साहब हमारी फिल्म फंसी हुई है, साहब जो फिल्म प्रमाणन वाला बोर्ड जो है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, उसको जो है क्या नहीं दे रहा है, उसको अलाउ नहीं कर रहा है, या उसमें आपने देखा होगा कई बार कि फलानी मूवी के जो है कुछ सीनों को काटा गया है। तो होता क्या है कि एक कमेटी होती है, उस कमेटी के सामने आपको उस मूवी को रखना होता है। वो कमेटी क्या करती है, कमेटी के पैनल में जो भी मेंबर्स रहते हैं वो उस मूवी को देखते हैं, और देखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि साहब इसमें कौन सा सीन जो है वो गलत है, जो नहीं लोगों को दिखाना चाहिए, या कौन सा सीन मतलब इससे हटाना चाहिए या इसको बना रहना चाहिए। ये सब कौन डिसाइड करता है, उस कमेटी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं। उसको बोलते हैं सेंसरशिप कमेटी। उसको क्या बोला जाता है, सेंसरशिप कमेटी। उसके बाद आपने क्या देखा होगा कि उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो सर्टिफिकेट आता है उस पर 2 शब्द लिख के आते हैं, एक लिख के आता है आ और एक लिख के आता है वाह। ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, आ और वाह, और इंग्लिश में लिखा होता है यू और ए। तो यहाँ पे क्या होता है, आ और वाह का क्या मतलब होता है, आ का मतलब होता है अवयस्क, अवयस्क का मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो, और वाह का मतलब होता है वयस्क, जिनकी उम्र 18 से अधिक होती है। तो कई बार आपने देखा हो कुछ मूवियों पे सिर्फ आ लिख के आता है, कुछ मूवियों पे सिर्फ वाह लिख के आता है, और कुछ मूवियों पे आपने देखा होगा उस सर्टिफिकेट में आ और वाह दोनों लिखे होते हैं। इनके कहने का मतलब ये होता है, ये फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं ये तय करते हैं कि मूवी देख किसके लिए है, किसके लिए ये, किसके मेंटल हेल्थ पे जो है ये दिक्कत नहीं क्रिएट करेगी, या किसके लिए ये अच्छी नहीं है, इसको नहीं देखना चाहिए, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आ का मतलब होता है अवयस्क, ऐसी फिल्में जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई हैं, जिनको बच्चे देख सकते हैं, उन पे क्या लिखा होता है, आ लिखा होता है। और जो सिर्फ 18 प्लस के लोग देख सकते हैं, उन पे क्या लिखा होता है, वाह लिखा होता है। 18 प्लस की मूवियों में आपने देखा होगा जिसमें कोई बल्गर सीन है या कोई ऐसा सीन जो बच्चे के जीवन में गलत इम्पैक्ट डाल सकता है, तो ऐसी फिल्मों को वाह सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जिन पे दोनों होते हैं तो उस पर क्या उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये काम किसका होता है, सेंसरशिप का। लेकिन सेंसरशिप की समाप्ति का कानून फ्रांस क्यों लाया था? सेंसरशिप की समाप्ति का कानून नेशनल असेंबली इसलिए लाई थी क्योंकि राजतंत्र के टाइम पीरियड में क्या था साहब, अगर कोई भी बुक अगर आपको पब्लिश करनी होती थी ना, तो पहले उसको सेंसरशिप देखता था। कौन सेंसरशिप? जो राजा का सेंसरशिप था। लुई 16 का जो सेंसरशिप बोर्ड था ना, वो उस समय इन किताब, अखबार और नाटकों को देखता था। उसके बाद राजा के ये अधिकारी जो है ना, देखने के बाद उनको अलाउ करते थे, कहीं पे आपको किताब को बेचना है, अखबार पढ़ा जाना है, तो ये सब कौन अलाउ करता था? राजा के सेंसरशिप अधिकारी इन चीज़ों को अलाउ करते थे। ये ऐसा क्यों किया गया था? ये ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि राजा के विरोध में अगर कोई भी बात होगी तो हम उस किताब को नहीं अलाउ करेंगे या उस नाटक को नहीं अलाउ करेंगे, अगर राजा के फेवर में होगी तो अलाउ करेंगे। ये आजकल भारत में आम हो गया है। भारत में ये कह सकते हो आप, प्रेस की स्वतंत्रता बस कहने के लिए बची हुई है। अगर इतना ही अच्छा हमारा स्ट्रक्चर होता तो हम जो है प्रेस की आज़ादी में बहुत पीछे नहीं होते। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा है और हम राजनीतिक मुद्दों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं हैं जो हम इसमें सुधार कर सके। तो सुधार जिसको करना है वो इन चीज़ों पे ध्यान जरूर देगा, अगर मेरा वीडियो पहुंचेगा उन तक। तो राजा के जो सेंसरशिप अधिकारी थे ना, वो जांच के पश्चात ही प्रकाशित होने की अनुमति प्रदान करते थे। तो मतलब बाय एक प्रोसेस से गुजरना होता था। अगर राजा के विरोध में है तो आपकी किताब नहीं पब्लिश होगी, अगर राजा के विरोध में नहीं है तो किताब या अखबार जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब जिससे क्या होता था, हुआ क्या, मतलब ये सेंसरशिप कानून अगर नहीं आता तो क्या था, तो जब नहीं आया था तो क्या था कि लोगों के पास विरोधी विचार नहीं पहुंच रहे थे। अब जब सेंसरशिप समाप्त कर दिया गया तो अब लोगों के पास क्या होता था, लोगों को बोलने की आज़ादी थी, तो विरोधी विचार भी पहुंचने लगे। अब जो लोगों के बीच में, जैसे ये सेंसरशिप की समाप्ति हुई तो लोगों के बीच में क्या हुआ, विरोधी विचार पहुंचने लगे, जिससे लोगों में आपस में क्या होने लगा, डिस्कशन होने लगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब हम आगे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और हम देखेंगे कि लोकतंत्र में किस चीज़ की कितनी ज़्यादा भूमिका होती है। तो जो ये विरोधी विचार होते हैं ना, ये लोकतंत्र में बहुत अहम पायदान पे होते हैं। इनका एक अपना लेवल होता है। अगर किसी, मान लीजिए सपोज करिए कि अगर संसद में अगर विपक्ष नहीं हुआ तो इस देश में राजशाही आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी राजा हुआ वो पावर को अपने पास रखना चाहता है और लंबे समय तक रखना चाहता है और अपनी पावर्स को लगातार बढ़ाना चाहता है।
लेकिन लोकतंत्र इस चीज की अनुमति नहीं देती है। लोकतंत्र में लोगों को जब ये लगने लगता है कि हमारा राजा जो है या हम पे जो अधिकार कर रहा है, हम पे जो शासन चला रहा है, अगर वो राजशाही मतलब कह सकते हो आप कि तानाशाह होता जा रहा है, तो हम उसको सत्ता से हटा भी सकते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा कि हम विधायक और सांसद को हर बार 5 साल में इलेक्ट करते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, सेंसरशिप की समाप्ति के बाद लोगों के बीच में विरोधी विचार पहुंचने लगे, लोग आपस में चर्चा करने लगे। हमने देखा था ना, जो जैकोबिन क्लब जो बने थे वो इसी कारण से बन पाए थे, क्योंकि अगर राजतंत्र के समय वाला जो सेंसरशिप बोर्ड चल रहा था, अगर उसको समाप्त नहीं किया जाता तो लोगों के पास में विरोधी विचार नहीं पहुंचते और आम लोग जो है इन पे बात नहीं कर पाता। तो इसीलिए क्या हुआ, दोबारा से जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था उसका टाइम पीरियड समाप्त होता है। बाकी उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लोगों के बीच में विरोधी विचार पहुंचने लगते हैं, लोगों में आपस में तर्क होने लगता है, किसी को लगता है नहीं ये बात सही है, तो इन्हीं बातों पे चर्चा की वजह से क्या हुआ, अब जुलूसों और प्रदर्शनों में क्या होने लगी, भीड़ होने लगी कि साहब कहीं पे भी कुछ भी गलत होता तो लोग उसके विरोध में क्या करते, सभाएं लगाते, जुलूस निकालते, और उन जुलूसों में लोग पहुंचने भी लगे। लोग क्यों पहुंचने लगे, उसका कारण था क्योंकि भाई फ्रांस में हमने पढ़ा, फ्रांस की ज्यादातर पॉपुलेशन अभी भी कैसी थी, अशिक्षित थी, और अशिक्षित लोगों की किताबें नहीं पढ़ती हैं। भाई आप बताइए, आप पढ़ना नहीं जानते, हम आपको जो है रामायण पकड़ा दें, आप पढ़ेंगे क्या? नहीं पकड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आपको हम बाइबल पकड़ा दें, आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं आता। तो आप उस ड्यूरेशन में क्या करेंगे? आपने देखा होगा पहले गांव देहात में क्या होता था कि बहुत से लोग शाम को बैठते थे, हमारे गांव के बुजुर्ग, और फिर वो रामायण का पाठ करते थे या भगवत गीता पढ़ते थे, तो आसपास में जो लोग अनपढ़ होते थे वो बैठ के जो है उसको सुना करते थे। तो इन्हीं जुलूसों में इन विचारों पे जब बातचीत होती थी तो जो अनपढ़ लोग थे वो तो पहुंचते थे, और ज्यादातर पॉपुलेशन फ्रांस की कैसी थी भैया, शिक्षित थी, तो वो लोग यहाँ पहुंचते थे और इनके विचारों को जब सुनते थे ना, तो इन विचारों को सुनने से उनके मन में क्या होता था, अपने भी पक्ष रखने का मौका मिलता था। फिर बाद में वही जैकोबिन क्लब में जाके आपस में चर्चा करते थे, क्योंकि तृतीय स्टेटस के ज्यादातर लोग जो है वो शिक्षित नहीं थे। तो इस सेंसरशिप के कानून के आने से ये बदलाव हुआ था आम लोगों में, महिलाओं में। महिलाएं भाई सुनती थी कि भाई फलाने देश में महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार है, तो इन लोगों ने भी अपने क्लब बनाए थे, हमने पढ़ा था पीछे क्लासों में। तो जैसे ही ये किताबें लोगों में आई, तो अब क्या हुआ, अब आम कहानियां भी आम किताबें भी आने लगी भाई मार्केट में, लोकल स्टोरीज आने लगी, तो लोग पढ़ने लगे, धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार हुआ, और फ्रांस के लोग जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को गेन भी किया। फ्रांस के बारे में जब भी बात की जाती है तो फ्रांस मानवाधिकार संरक्षण के मामले में विश्व में सबसे टॉप पे है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, किसी देश में आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो उस मामले में फ्रांस आपको नागरिकता देने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। ये कहा जाता है फ्रांस इसीलिए मानवाधिकारों के संरक्षण के मामले में सबसे टॉप पे रहता है। फिर होता क्या है, इसमें आपको जो है थोड़ा बहुत बताया गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो है नेपोलियन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कौन सी क्लास में? क्लास 10th में जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है, उस चैप्टर में नेपोलियन की भर के जो है बातचीत की गई है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम ईजिली, जैसे हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो 1804 में क्या होता है कि फिर आगे ड्यूरेशन में 1804 में क्या होता है, नेपोलियन जो होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, वहाँ का राजा नियुक्त कर देता है, एज ए अपने आप को सम्राट नियुक्त करता है, एज ए अपने आप को सम्राट जो है पूरे क्षेत्र में बता देता है कि आज से फ्रांस का मैं ही सम्राट हूँ। और ये क्या करता है, नए नए साम्राज्य स्थापित करता है। हम पढ़ेंगे उसने बहुत से चेंजेस भी किए थे। हमेशा एक बात याद रखना, ये मतलब आप कैसे भी ले सकते हो, कभी भी जब भी कोई नया नया राजा बनता है ना, तो वो लोगों में बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, बड़ा फेमस होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के सामने ऐसे ऐसे रूल्स रखेगा ना, ऐसे ऐसी बातें कहेगा, ताकि लोगों को ये लगेगा अरे ये तो आएगा, वैसे ही हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही कौन था? नेपोलियन भी था। नेपोलियन क्या कर रहा था कि नेपोलियन आम लोगों के बीच में जाता था और ऐसी बातें करता था, उनके जीवन को एकदम से मतलब इतना स्मूथ कर देगा, इतना अच्छा बना देगा उसको, लोगों की इतनी स्वतंत्रता होगी, सब कुछ भर भर के तारीफ। मतलब जो काम वो नहीं भी कर सकता था ना, वो भी लोगों से कह देता था। है, आप समझ ही रहे होंगे, ऐसे देश में बहुत से लोग हैं जो काम वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने शासन में आने के लिए लोगों से झूठ बोल दिया। ऐसे ही कौन था? नेपोलियन भी था। नेपोलियन क्या हुआ, इन्हीं झूठों की वजह से, ये जो फेंकने वाली बातें थी या ओवर चीजें जो लोगों को डिलीवर कर रहा था, इन्हीं चीजों की वजह से क्या हुआ, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्धि का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि वो आम लोगों की बातों पे ज़्यादा जो है फोकस करता था। जैसे मान लीजिए मेरे पास कच्चा मकान है, मुझे मकान चाहिए, तो वो लोगों के बीच में गया, अरे देखिए मैं अगर राजा बन गया तो मैं आपके लिए पक्के मकान बना दूंगा, आपके लिए अच्छी सड़कें होंगी, आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो मैं दुनिया में टॉप पे ले आऊँगा। अरे उसके पीछे भी लॉजिक होते हैं। तो ऐसे ही नेपोलियन भी था। तो इन्हीं कारणों से नेपोलियन ने क्या की, नेपोलियन जो था वो आम लोगों के बीच में बड़ा पॉपुलर हो गया।
अब जब आम लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया, ये शासन करने लगा, शासन का धीरे धीरे समय बीता तो लोगों को ये लगने लगा, धीरे धीरे ये लगने लगा कि साहब जो ये नेपोलियन की सेना है ना, ये क्या कर रही है, ये तानाशाही पे उतर आई है। और लोगों के बीच में जैसे ये बात चलने लगी कि भाई जो नेपोलियन की सेना है वो तानाशाह हो गई है, तो फिर क्या होता है, 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय होती है। नेपोलियन की पराजय और उसका कारण और उसके अच्छे काम और बुरे कामों के बारे में हम लोग क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट है जो यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको पढ़ते हैं। तब हम जानते हैं कि नेपोलियन अच्छा व्यक्ति था या खराब व्यक्ति था। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, विकास के दो पहलू होते हैं, जहाँ पे विकास होता है वहाँ पे विनाश भी साथ साथ चलता है। तो हम नेपोलियन को एकदम से ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ये बहुत खराब था, कुछ इसकी भी चीजें थी जो आज भी हम लोग उनको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते नेपोलियन खराब आदमी था, लेकिन जब हम विरोधाभासी विचारों पे बात करेंगे तो हम बात भी करेंगे कि भाई इसने कौन से काम ऐसे गलत किए जो इनको नहीं करने चाहिए थे। 1815 में जो वाटरलू का युद्ध होता है, अकेले एक कंट्री नहीं हरा पाती है, उसको हराने के लिए 3-4 कंट्रियां एक साथ आती हैं और उसके बाद वियना की संधि जो है वो 1815 में संपन्न होती है। और वियना की संधि को कराने के लिए एक बात याद रखेंगे, वियना की संधि जो है, वियना जो है आपका वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। कौन से देश की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, ऑस्ट्रिया, और उसकी कैपिटल है वियना। तो वियना में ये संधि जो है वो संपन्न होती है और इसको कराने वाला जो व्यक्ति था वो ऑस्ट्रिया का ही एक चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूक मेटरनिक के बारे में हम जो है, ड्यूक मेटरनिक जो था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो आपको ज़्यादा दिमाग पे अभी जोर नहीं डालना है, ड्यूक मेटरनिक से अभी आपका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। हम लोग जब 10th में हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ड्यूक मेटरनिक की बात करेंगे, कौन था, क्या किया, क्यों किया, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज वाले वीडियो में हमने आम लोगों के जीवन के बारे में देखा और हमने ये भी जान लिया कि भाई 1804 में आपका नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट भी बन गया था। तो यहाँ तक अगर वीडियो में आप बने रहे, आपने वीडियो को पूरा देखा, आपने पूरा समझा, आपको चीज़ें अच्छी लगी, तो अपने साथ के क्लास वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और बाद बाकी रही बात आपके साथ कनेक्ट होने की, तो अब हम डेली आपके साथ ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे, आपके लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आज से एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।